सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में किस देश की पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैन अमेरिका हॉकी कप टूर्नामेंट की। कहाँ पर हुआ? उरुग्वे में, उरुग्वे के मोंटेविडियो में। और इसमें मेंस और वुमेन्स टीम में अर्जेंटीना विजेता रहा। मेंस टीम की बात करें, अर्जेंटीना ने जीता है, ये इसका 5वां खिताब है। यहाँ पे अर्जेंटीना ने अमेरिका को हराया और वुमेन्स टीम में भी सेम अर्जेंटीना विजेता रहा और उप विजेता यहाँ पे अमेरिका रहा है। बाकी पैन अमेरिका हॉकी कप की बात करें तो ये टूर्नामेंट पैन अमेरिकन क्षेत्र यानी कि उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अमेरिका की हॉकी टीमों के बीच में आयोजित एक महाद्वीपीय प्रतियोगिता है। और आप कह सकते हो ये टूर्नामेंट जो अगले साल 2026 में जो FIH हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसके लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट की तरह काम करेगा। और यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है कि अगले साल जो FIH हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। चलो हॉकी से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक याद रखना, अभी FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का 14वां संस्करण ये भारत में होगा, अभी तमिलनाडु में। 12वां मेंस एशिया कप हॉकी 2025 ये भी भारत में होगा, अभी राजगीर बिहार में। और ये मैंने आपको बता ही दिया 2026 में जो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है ये बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। हमारी हॉकी प्लेयर थी वंदना कटारिया, इन्होंने संन्यास ले लिया। उसके अलावा अभी महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट होगा 11वां संस्करण, कहाँ पे? चाइना के हांगजाओ में। और अभी IIHF वुमेन्स एशिया कप 2025 ये UAE में हुआ। इसमें पहले स्थान पे फिलीपींस रहा और तीसरे स्थान पे भारत रहा, यानी कि भारत ने ब्रोंज जीता आप कह सकते हो। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण हुआ था अभी चेन्नई और इसको जीता है। तो पुरुष वर्ग में तमिलनाडु विजेता रहा और महिला वर्ग में उड़ीसा। ललित उपाध्याय हमारे हॉकी प्लेयर थे, रिटायरमेंट ले लिया। हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अभी अपनी 15वीं कांग्रेस यानी कि बैठक का आयोजन भी किया था। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात अगर करते हैं, स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। और 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। बाकी हॉकी इंडिया की स्थापना होती है सन 2009 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, अध्यक्ष है दिलीप तिर्की। और एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में आपको मिलेगा। बाकी हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज हैं, जैसे कि अजलान शाह कप, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बैटन कप, इंदिरा कप, इन सब का संबंध हॉकी से है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, ये बुक का नाम है। अभी इस बुक को किसने लिखा है ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा प्रियबंदा जयकुमार ने। तो बुक का नाम है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, इसको लिखा है प्रियबंदा जयकुमार ने। और इस बुक में इन्होंने भारत के जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, उन्हीं के जीवन के 3 प्रमुख चरणों के ऊपर बात की है, जैसे कि उनके जीवन के प्रारंभिक वर्ष, उनकी वैज्ञानिक यात्रा और भारत की खाद्य सुरक्षा को आकार देने में उनकी भूमिका क्या रही है, इसी के ऊपर इस बुक में चर्चा की गई है। अब बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले MS स्वामीनाथन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, कुछ वन लाइनर पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही अभी करंट अफेयर्स का बन जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हम MS स्वामीनाथन जी की जो जयंती होती है यानी कि 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाएंगे। ये पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले ही हमने। और भारत में इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्हें 2024 में भारत रत्न मिला था, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने उन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी कहा। MS स्वामीनाथन ने ही MSP को लागत का 1.5 गुना करने की सिफारिश की थी। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था, MS स्वामीनाथन जी को ही, कब? 1987 में। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन जी से इतने प्रश्न तो याद रखना। बाकी कुछ करंट अफेयर्स की और बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, एक बुक आई थी आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, इसको लिखा गीतिका लीडर ने। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम है दिया सलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक पत्रिका को लॉन्च किया था, नाम है सशक्त भारत। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, इस बुक को लिखा मदन मोहन सती ने, लॉन्च किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। लियो द अनटोल्ड स्टोरी को PS रमन ने लिखा, चेन्नई सुपर किंग के ऊपर लिखी गई। टू द 7th जनरेशन को डॉक्टर VI मथन ने लिखा। एमिनेंट डिस्टॉर्शन, ट्विस्ट एंड ट्रुथ को लिखा उत्पल कुमार ने। द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स को लिखा अरुण शोरी ने।
द ग्रेट कॉन्सुलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया को संजीव चोपड़ा ने, और अभी 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक ने जीता था। भारतीय लेखिका है, उनके नॉवल हार्ट ब्रेक के लिए मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक भी है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था दीपा भाष्टी ने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के पास पहली बार एक नौसैन्य अभ्यास किया है? तो सही उत्तर होगा फिलीपींस। तो अभी 3 और 4 अगस्त को भारत और फिलीपींस के बीच एक नौसैन्य अभ्यास हुआ है। कहां पर? दक्षिण चीन सागर में स्कारबोरो शोल के निकट जल क्षेत्र में पहली बार इनके बीच ये एक नौसैन्य अभ्यास हुआ। ये जो जल क्षेत्र है जहां पर इन्होंने ये एक्सरसाइज किया, ये चाइना और फिलीपींस के बीच समुद्री विवाद का एक केंद्र बिंदु है। देखो मैं आपको मैप में भी दिखाता हूं कि दक्षिण चीन सागर ये चाइना के ठीक दक्षिण में है, और इसकी सीमा और किन किन देशों से लगती है तो आप देख पाओगे ब्रुनई, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम से लगती है दक्षिण चीन सागर की सीमा। पर चाइना इस पर अपना अधिकार करना चाहता है, और इसके लिए उसने एक नक्शा भी जारी किया था, और उस पर एक 9 डैश लाइन इसने बनी और बोला कि ये मेरा अधिकार में है। और इसी तरह से आपको याद होगा भारत और चीन के बीच में भी सीमा विवाद है, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो चाइना का हमारे साथ भी विवाद है, उधर फिलीपींस के साथ भी विवाद चल रहा है। तो इसी कारण से अभी भारत और फिलीपींस ने चीन को काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज किया। इस एक्सरसाइज को देख करके चाइना बोला कि जब 2 देशों के बीच में विवाद चल रहा हो तो तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। हमने कहा चल भगया से। और इसमें भारत की ओर से INS दिल्ली, INS किल्टन और INS शक्ति जहाज ने हिस्सा लिया। अब बात फिलीपींस की है, तो फिलीपींस ले चलता हूँ। ये मैं आपको ये रहा मैप में फिलीपींस। कैपिटल इसकी मनीला हो गई। मनीला में आपको मुख्यालय मिलेगा किसका? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और यहाँ की करेंसी फिलीपींस पैसो हो गई। प्रेसिडेंट है बोंग बोंग मार्कोज। मैंने कहा एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है, और हमने सबसे पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो फिलीपींस को ही बेची है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको यहीं पर मिलेगा मनीला में ही, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये तो कटक उड़ीसा में है। गोल्डन राइस को अप्रूवल देने वाला और बैन करने वाला जो पहला कंट्री है वो यही है, फिलीपींस। गोल्डन राइस में विटामिन की मात्रा जो है वो अच्छी खासी होती है, और एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड वो भी यहीं पर दिया जाता है। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा था TCS ने अपना 5वां पेस स्टूडियो ये कहाँ पर लॉन्च किया था? मनीला में ही। भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा फिलीपींस। ये प्रश्न भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, 2025 की जो लेटेस्ट अभी कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है वो मैं आपको रिवाइज की। एक सी ड्रैगन अभ्यास हुआ था, अमेरिका ने इसका आयोजन किया था पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर, भारत ने हिस्सा लिया। डेजर्ट हंट अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था जोधपुर राजस्थान में। खंजर अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ बिश्केक किर्गिस्तान में। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ अरब सागर में। कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ बंगाल की खाड़ी में। धर्मा गार्जन अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ जापान में। अक्की में अभ्यास पहली बार हुआ, एक तरह का नौसैन्य अभ्यास है, भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में हिंद महासागर में हुआ। भारत और तंजानिया ने मिलकर के इसका आयोजन किया। प्रचंड प्रहार अभ्यास हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के आयोजन किया अरुणाचल प्रदेश में। इंदिरा अभ्यास भारत रूस के बीच में हुआ चेन्नई तट पर और बंगाल की खाड़ी में। इनक्योस अभ्यास ग्रीस ने आयोजन किया ग्रीस में ही। इसके अलावा जामाता अभ्यास अभी भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ चेन्नई में। अभी सिम्बेक्स एक्सरसाइज हुआ भारत सिंगापुर के बीच में सिंगापुर में। और अभी ड्रोन प्रहार अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया अरुणाचल प्रदेश में। और दिव्य शक्ति अभ्यास का आयोजन भी भारतीय सेना ने किया सिक्किम में। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजार में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो आंसर होगा 5वां स्थान। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक रिपोर्ट 2024 के डेटा इसमें है। तो इसमें क्या बताया गया कि किसी देश का विमानन बाजार यानी कि एविएशन मार्केट कितना बड़ा है, मतलब उस देश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले कितने हैं, तो उसी के हिसाब से ये रैंकिंग दी गई है। तो इसमें पहले स्थान पर अमेरिका को रहा, जहां पे 2024 में 87.6 करोड़ लोगों ने यात्रा की है।
चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हो, लेकिन की है। तो इसके साथ ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पे चाइना है, तीसरे पे यूके है, चौथे पे स्पेन है और पांचवे पे भारत है। भारत में 2024 में 21.1 करोड़ लोगों ने यात्रा की है। ठीक है, एक तो ये याद रखना। इसी के अलावा इसमें एक और पॉइंट दिया गया है कि किसी भी देश में दो हवाई अड्डों को जोड़ने वाले मार्ग में कौन सा सबसे व्यस्ततम मार्ग है, यानी कि बिजिएस्ट रूट है। 2024 के डेटा के अनुसार बात कर रहे हैं सब हम। तो पहले स्थान पे साउथ कोरिया का जेजू और सियोल जिम्पो को सबसे बिजिएस्ट रूट बताया गया हवाई मार्ग के हिसाब से। और भारत का जो मुंबई दिल्ली हाईवे मार्ग है, इस मामले में ये 7वें स्थान पे है। ठीक है, ये भी एक इसी के साथ याद रखना। और इसको जारी किया था किसने, यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ की। तो इससे एक पॉइंट आप ध्यान रख लेना कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये स्टैटिक बन सकता है। स्थापना 1945 में होती है। अच्छा, एयरपोर्ट से ही संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। पहले तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू है। बाकी एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन बनाया गया था निपुण अग्रवाल को। एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता पाने वाला पहला एयरपोर्ट बना था केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, जो मंगलुरु में है। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जी ने उड़ीसा के पुरी में और कोटा राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दे दी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अभी 81वीं बैठक हुई थी नई दिल्ली में। और स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025 में टॉप 3 लो कॉस्ट एयरलाइन बताई गई किसे। पहले स्थान पे एयर एशिया को मलेशिया की है, दूसरे पे स्कूट सिंगापुर की और तीसरे पे इंडिगो जो भारत की है। मोदी जी ने अभी टुटिकोरिन एयरपोर्ट जो तमिलनाडु में है, वहीं से वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को शुरू किया। और चीन के यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अभी 2025 का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सेना प्रमुख है हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उन्होंने अग्निशोध नामक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया, तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास में। तो अभी हमारे जो आर्मी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, अभी उन्होंने आईआईटी मद्रास में अग्निशोध नाम से एक रिसर्च सेल की स्थापना की है। और इस रिसर्च सेल का मकसद क्या है, सेना की ज़रूरतों के हिसाब से नई तकनीकें बनाना और देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अग्निशोध नाम से जो ये रिसर्च सेल है, ये सेना और विज्ञान को जोड़ने वाला एक पुल बनेगा। मतलब इसमें सैन्य कर्मियों को साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन और ड्रोन तकनीक जैसे क्षेत्रों में ये ट्रेन करेगा। तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखना। हमारे जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने अग्निशोध नाम से एक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पे, आईआईटी मद्रास में। अब कुछ और आईआईटी जो अभी न्यूज़ में रहे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, देखना कि अभी कोल इंडिया ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा और नेट जीरो केंद्र, जिसका नाम है क्लीन्स, इसको स्थापित करने के लिए समझौता किया था आईआईटी हैदराबाद के साथ में। इसरो अंतरिक्ष अनुप्रयोगों, स्पेस एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप आइरिस विकसित करेगा आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। और किस आईआईटी में टेक कृति 2025 का आयोजन किया गया, आईआईटी कानपुर। ये एक तरह का टेक्निकल फेस्टिवल है। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला। याद रखना, आईआईएम की बात कर रहे हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ, लद्दाख में, आईआईटी हैदराबाद ने बनाया। और दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की थी, आईआईटी कानपुर। और भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल भारत जैन, इसको डेवलप किया आईआईटी बॉम्बे ने। ड्रम एप्लीकेशन को आईआईटी खड़गपुर ने बनाया। तो ये जो एप्लीकेशन है ये यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करेगा। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने मशरूम के कचरे और प्राकृतिक एंजाइम लेकस से बनी एक नई वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भीमा तकनीक को डेवलप किया। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप पे एमआईटी है, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। और भारत में टॉप पे आईआईटी दिल्ली है। आईआईटी दिल्ली इस पूरी लिस्ट में 123वें स्थान पे रहा। और अभी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने अभी कृषि अपशिष्ट से पैकेजिंग सामग्री का निर्माण किया है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अच्छा, एक प्रश्न ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न क्या है, देखो कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है शक्ति, और इसको किसने विकसित किया, तो आईआईटी मद्रास ने ही। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये लड़कियों के लिए भारत में पहली फीफा टैलेंट अकेडमी ये कहाँ पर शुरू करेंगी, तो आंसर होगा हैदराबाद में।
तो अभी भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी ये शुरू हुई है, महिलाओं के लिए ये पहली है इस तरह की। कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में। और किसने शुरू किया? फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मिलकर के। उद्देश्य क्या है? भारत में महिला फुटबॉल के भविष्य को बदलना और उभरती प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और समग्र विकास के अवसर प्रदान करना। मतलब ओवरऑल उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनमें जो खेल की स्किल है वो डेवलप हो सके और अच्छा खेल सके और अच्छा प्रदर्शन कर सके। बाकी बात फीफा की है। देखो, फीफा की स्थापना होती है 1904 में, 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है ज्ञानी इन्फेनिटो। और वहीं अगर बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना होती है 1937 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दिल्ली में और हेड है कल्याण चौबे। और ये फुटबॉल से ही संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज हैं, जैसे कि रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सब का संबंध फुटबॉल से है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, लेकिन आज वाले प्रश्न में हमने हैदराबाद की बात करी ना, क्योंकि ये भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी ये शुरू हुई है हैदराबाद में। तो आज मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हैदराबाद से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो याद रखना, अभी भारत के किस शहर में राफेल फाइटर जेट की जो मेन बॉडी है, मुख्य ढांचा है, वो बनाया जाएगा? हैदराबाद में ही। और इसके लिए फ्रांस की जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी जो राफेल बना रही है, उसने भारत की टाटा कंपनी के साथ समझौता किया। प्रसिद्ध 7 शिखरों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय, ये कौन है? ये इनका नाम है, 16 वर्ष इनकी उम्र है, नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांती। ये हैदराबाद से है। हैदराबाद का एक सरकारी अस्पताल है जिसमें एक AI टूल लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से बिना सुई लगाए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इस AI टूल का नाम है अमृत स्वस्थ भारत। गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया है? हैदराबाद में। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा? अनंत टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का एक कंपनी है ये। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल ये कहाँ पर खुला गया? हैदराबाद में ही। तो इन सब कारण से हैदराबाद न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO और IRCH कार्यशाला का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो आंसर होगा गाजियाबाद। तो WHO IRCH की वर्कशॉप अभी हुई है कहाँ पे? भारत पे। भारत में भी कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, अभी 6 से लेकर 8 अगस्त तक हुई। अच्छा, पहले IRCH के बारे में बात करते हैं। WHO तो आप सभी जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके स्टैटिक भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले IRCH की बात करते हैं। तो इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन, यानी कि हर्बल दवाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग है, जिसकी स्थापना 2006 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत की गई थी। उद्देश्य क्या है? हर्बल दवाओं के विनियमन यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन में सुधार लाना और उनके सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अभी WHO और इसी ने यानी कि IRCH ने मिलकर के एक वर्कशॉप का, एक कार्यशाला का आयोजन किया। कहाँ पर? याद रखना, भारत में। और भारत में भी कहाँ? जिला गाजियाबाद में। और इसका आयोजन किया यहाँ पे किसने? आयुष मंत्रालय ने, WHO के सहयोग से। तो ये जो वर्कशॉप है ये हर्बल दवाओं की सुरक्षा, विनियमन, प्रभावकारिता और इच्छित उपयोग पर केंद्रित थी। अच्छा देखो, अगर हम आयुष की बात करते हैं, आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। और आयुष मंत्रालय ये बना था सन 2014 में। और वर्तमान में इसके मंत्री हैं प्रताप राव गणपत राव जाधव। और WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और हेड है टेड्रोस अधानोम। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स ये किसने जारी किया? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग ने ये पहली बार इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को जारी किया है। और इस इंडेक्स में सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े नियमों, पॉलिसीज और इंफ्रा डेवलपमेंट के 16 नियमों पर, उनके आधार पर तोला गया है, उनके आधार पर रैंकिंग दी गई है। मुख्य रूप से इस रैंकिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो इसमें उन राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को रखा है जिनका स्कोर 65 और 99 के बीच है। तो इसमें पहले स्थान पे दिल्ली, फिर महाराष्ट्र और चंडीगढ़। दूसरी कैटेगरी अचीवर कैटेगरी है, इसमें जिनका स्कोर 50 और 64 के बीच है उनको रखा है।
तो पहले पे कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर हरियाणा है। और तीसरी जो कैटेगरी है एस्पिरेंट्स कैटेगरी है, इसमें जिनका स्कोर 0 और 49 के बीच में है उनको रखा है, तो बचे हुए सारे राज्य यहाँ पे तीसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। अब देखो कुछ इंडेक्सेस में आपको और रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले नीति आयोग ने इसको जारी किया। नीति आयोग के बारे में जान लेते। देखो योजना आयोग के स्थान पे इसको लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति में क्या फुल फॉर्म होती है नीति की? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हो गए, सीईओ BVR सुब्रमण्यम हो गए। और नीति आयोग ने, आपको याद होगा कुछ प्रश्न ये सारे नीति आयोग से संबंधित करंट अफेयर्स में हमने पढ़े थे, एक साथ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ध्यान। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 में भारत का स्कोर 71 था। टॉप पे उत्तराखंड था और केरल था। और नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में पहले स्थान पर उड़ीसा है। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति गठित की थी? VK पॉल। फ्रंटियर टेक हब को भी लॉन्च किया था नीति आयोग ने। इसका उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग को विकसित करना। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया राजीव गौबा को। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच नाम से एक रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के अनुसार भारत ये जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर रहा था? हथियाल, जो कि मिजोरम का है। तो ये तो पॉइंट सारे नीति आयोग से संबंधित है। अब कुछ रैंकिंग मैंने आपको कहा था मैं रिवाइज कराऊंगा, तो वो देख लो। कुछ इंडेक्सेस हैं, जैसे कि देखो अभी ग्लोबल विंडो रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट डेप्ट टू GDP रेशो, इसमें टॉप पर सूडान है, भारत 31 पे है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी किया। मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पे आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पे स्वीडन है। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की कैपिटल, वो टॉप पर रहा। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। यूनाइटेड नेशन वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में भारत 174 पे है, टॉप पर निकारागुआ। परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स 2.0 में टॉप पर चंडीगढ़। और अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स आया, भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 टॉप पे फिनलैंड है। उसके अलावा हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर, टॉप पर अमेरिका। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन इंडेक्स में टॉप पर केरल है। और गिनी इंडेक्स 2022 भारत चौथे स्थान पर है, और इसमें टॉप पर स्लोवाक गणराज्य है। उसके अलावा नीति आयोग के, ये नीति आयोग वाला हमने देख ही लिया। और भारत की रैंक क्या है दुनिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मामले में? तो भारत तीसरे स्थान पर है, और टॉप पर अमेरिका है, फिर चाइना है। और भारत में अगर बात करते हैं 2024 में अंगदान के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो तेलंगाना है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में भारतीय राजनीतिज्ञ सत्यपाल मलिक का भी निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का भी 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वे जम्मू कश्मीर के 2018 से 2019 तक गवर्नर रहे। वैसे वो बिहार में, मेघालय में और गोवा में भी राज्यपाल गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन अभी निधन हो गया, याद रखना। अच्छा, निधन से ही अभी कुछ प्रश्न मैं आपको और रिवाइज करवाता हूँ। याद रखना कि अभी भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में मिला पद्म विभूषण। मारुति चितमपल्ली व एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता था। 2025 में मिला था पद्मश्री, निधन हो गया। और भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया। उनकी ऑटोबायोग्राफी थी स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे, पंजाब से थे ये, पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे, इनका भी निधन हो गया। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में पद्म भूषण दिया था। झारखंड के अभी पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन का निधन हो गया। दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में हिरोशिमा डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 अगस्त को।
आपको पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बॉम्ब गिराया था। उस एटम बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय। और फिर उसके 2 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पे एक और एटम बॉम्ब गिरा दिया था और उसका नाम था फैटमैन। तो 9 अगस्त को हम नागासाकी डे के रूप में मनाते हैं, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में। अच्छा, एटम बॉम्ब के आविष्कारक कौन थे जिनके ऊपर अभी मूवी आई थी? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। वैसे आप देखोगे अगस्त में अभी तक कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं। 1 अगस्त को 3 दिवस थे। एक तो राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे और वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे। उसके अलावा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाया गया। 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया था। तो अभी तक यही हमारे पास अगस्त के दिवस हैं, इनको ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए डेली क्विज आपकी बना दी जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अभी डेली क्विज बन रही है। 2 दिन बीच में क्विज बनना रुक गया था क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन वो रिजॉल्व हो गई और उसकी भी वो 2 दिन जो छूटा था वो भी क्विज बना करके अपलोड कर दिया कल। तो क्विज आप ज़रूर लगाया करें, उससे क्या होता है प्रैक्टिस बनी रहती है। नहीं तो एग्ज़ाम टाइम पे सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और चीज़ों को भूलना लाजमी होता है। तो क्विज से चीज़ें क्या होता है जल्दी और रिवीजन में रहती है, मतलब टाइम भी नहीं लगेगा और फटाफट से रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाती है। टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एप्लीकेशन को, क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव ये कहाँ पर हुआ? भारत। और 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया नितिन गडकरी को। बसोहली महोत्सव का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। एक बुक आई है द राइज ऑफ द हिटमैन, इसको लिखा है आर कौशिक ने। और चर्चा में रही ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नाम से एक पहल शुरू की पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी यानी कि प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना? उत्तर प्रदेश। और किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया? झारखंड। उसके अलावा अन्नदाता सुखी भव योजना इसको शुरू किया आंध्र प्रदेश ने। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तीसरे। और आखिरी प्रश्न पूछा था, अंडर 9 कैटेगरी में यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता, ये एक भारतीय है वेदिका भंसाली। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अभी कश्मीर में जेड मोड सुरंग या सोनमर्ग सुरंग की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 6.5 किलोमीटर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।